मेंस इश्यूज आज तक इतने चर्चा में कभी नहीं आए जितना अतुल सुभाष केस के बाद आए हैं। इस केस के बाद ये मुद्दा पहली बार मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। ऐसे केस का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आते होंगे, जैसे कि हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के केस आपके दिमाग में चलते होंगे। लेकिन इसमें मेरे आप जैसे लाखों लोग इसका शिकार बनते हैं, जिसके बारे में दुनिया को पता तक नहीं चलता। जब भी ऐसे केसेस होते हैं उसके अंदर सेक्शन 498 के बारे में काफी ज्यादा बात की जाती है। इस सेक्शन को मेनली डाइवोर्स के टाइम यूज किया जाता है औरतों के द्वारा। दरअसल ये सेक्शंस एक हस्बैंड के अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार किए जाने को प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किया और कहा कि अब ऐसे केसेस में एक इंक्रीज टेंडेंसी देखी जा रही है जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर डाइवोर्स के टाइम में ये झूठे केसेस लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर औरतें ये सेक्शन का गलत इस्तेमाल करती हैं और अपने हस्बैंड और रिलेटिव्स के ऊपर फेक केसेस लगाती हैं। 2020 में एक मूवी आई थी सेक्शन 375। इस फिल्म ने भारत के क्रिमिनल लॉज के अंदर पाई गई बहुत बड़ी इनइक्वालिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। भारत में जेंडर बायस्ड लॉ का नंबर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फेक केसेस एक आदमी के ऊपर लगते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असोल्ट, डाइवोर्स और डाउरी। ये तो होगी हमारे लॉ की बात, लेकिन उसके अलावा भी अगर आदमी कुछ भी करे, वो सही करे गलत करे, उसको धिक्कारा ही जाता है। आदमी अगर सॉफ्ट हो तो समाज धिक्कारता है कि ये तो मर्द ही नहीं है, और अगर आदमी कठोर हो तो उसे पत्थर दिल कहा जाता है। ये मर्द होते ही ऐसे। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी मिसेस से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। अगर आदमी अपनी वाइफ को नौकरी करने से रोके तो लोग उसे गलत कहते हैं कि वाइफ के ऊपर रोक टोक लगाता है। वहीं अगर वाइफ अपने पति से ज्यादा कमाए तो लोग बोलेंगे कि ये कैसा मर्द है। मेंस इश्यूज पर अभी तक जितनी भी बात हुई है वो ऊपर से हुई है, एक सुपरफिशियल लेवल तक ही, और फिर वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं तो लड़के बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहो, सब लड़कियां सेम होती है, हमें शादी नहीं करनी, किसी भी लड़के को शादी नहीं करनी चाहिए और सिंगल ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वहीं जब कोलकाता जैसे केसेस सामने आते हैं तब लड़कियों का यही स्टेटमेंट होता है कि सब लड़के बराबर होते हैं, शादी मत करो, किसी पर विश्वास मत करो आदि। लेकिन इन्हीं दोनों बातों के बीच में जो सीरियस बात मेंस इश्यू पर होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती। तो चलिए इसी चीज पर बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक आदमी को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब मेंस इश्यू पर बात करना किसी भी वुमेन के खिलाफ नहीं है। वुमेन्स इश्यू पर तो सारी दुनिया के लोग और यहाँ तक कि हमारा कानून भी बहुत सारी बातें करता है, लेकिन कुछ मेंस इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता और हमारे लॉज तो उसको सीरियस भी नहीं लेते। जैसे कि पहली चीज है पैटर्निटी फ्रॉड। अब इस फ्रॉड में क्या होता है कि एक फादर अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं होता, यानी कि उसको लगता है कि वो उस बच्चे का बाप है, लेकिन बायोलॉजिकली वो उसका बाप होता ही नहीं है। इस चीज को लेकर हमारे लॉज भी एक आदमी के फेवर में नहीं है, और जो सोसाइटी है वो उसको उल्टा ताना मारती है कि ये कैसा मर्द है जो अपनी वाइफ को काबू में नहीं रख सकता। अब जितने भी डाइवोर्स होते हैं उसके अंदर बच्चे की कस्टडी 99% चांस है कि वो उसकी माँ को मिलेगी, एक पिता को नहीं। अब चाइल्ड कस्टडी तो दूर की बात है, बहुत सारे पिताओं को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता, और अगर उन्हें मिलना होता है तो उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, साइंस लेने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें मिलने दिया जाता है। और ऐसा करने के बाद भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सेस ऑर्डर होने के बाद भी एक पिता को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। थर्ड इश्यू है मेंस रेप का। अगर एक औरत रेप विक्टिम होती है तो उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी दी जाती है, सब लोग उसका साथ देते हैं, मार्च निकालते हैं, सोसाइटी बोलती है कि इसकी इज्जत चली गई, इसकी पवित्रता भंग हो गई। मैं लोगों को ऐसे विचार और इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब एक आदमी इस चीज़ का विक्टिम होता है तो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लोगों के अंदर एक अलग ही विचारधारा देखने को मिलती है और कहते हैं ये कैसा मर्द है, अपनी मर्दानगी खो दी इसने तो। रेप सर, रेप क्या, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जेल में आदमियों के साथ फेलो क्रिमिनल्स रेप करते हैं। जेल के साथ साथ समाज में भी ऐसे केसेस काफ़ी देखे जाते हैं जो कि कभी सामने ही नहीं आ पाते। बात करें हमारे लॉ की तो सेक्शन 377 में फोर्स्ड सोडोमी का प्रोविजन है और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है, लेकिन जो नई न्याय संहिता आई है उसके अंदर ऐसे केसेस के लिए कोई सेक्शन ही नहीं है। कमाल की बात है। अब बात आती है सुसाइड्स की, तो मेल सुसाइड का जो डेटा है वो भी काफ़ी क्लियर है। सुसाइड करने से ज़्यादातर मेल्स की ही डेथ होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 1,64,033 लोग मारे गए थे सुसाइड से, जिसके अंदर 1,20,000 मेल थे और सिर्फ 45,000 फीमेल्स थी। देखा जाए तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर मेंस ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी मेंस होते हैं। डिप्रेशन के मामले में ये डेटा बिल्कुल उल्टा है। फीमेल्स ज़्यादा सफ़र करती है डिप्रेशन के, लेकिन सुसाइड्स का रेट मेंस का ज़्यादा है। अब आदमियों के लिए एक और ऑब्स्टेकल है कि उनको ज़्यादा कमाना पड़ता है। अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो
तो पूरे समाज के लिए और उसके खुद के घर वालों के लिए ये एक पाप जैसा है। लेकिन वहीं अगर कोई औरत बेरोजगार है तो उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर एक आदमी बेरोजगार है तो ना ही तो उसे कोई लड़की डेट करेगी और ना ही उसके घर पे किसी का रिश्ता आएगा। एक कमाने वाला लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक कमाने वाली लड़की कभी भी एक बेरोजगार आदमी से शादी नहीं करेगी। क्योंकि तुम्हारे लिए नौकरी लेना हर हाल में जरूरी है। लड़की पढ़े ना पढ़े इसके लिए तो कोई पढ़ ही रहा है तोरे लिए एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। लड़की आप बताइए, नौकरी हो जाएगा बेरोजगार से करिएगा? लो नहीं करिएगा, लो सोच लो। और इसमें भी शादी के लिए एक एम्प्लॉयड लड़का होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो अच्छा खासा कमाता हो। लड़की का बाप अपनी लड़की के लिए एक अंबानी लड़का ढूंढता है, चाहे उसकी बेटी खुद कुछ ना करती हो, फिर चाहे उसके लिए उसको कितना ही दहेज क्यों ना देना पड़े। हर बाप साले को सरकारी या नौकरी वाला दामाद चाहिए। कोई बाप जो है अपने गरीब परिवार में अपनी बेटी का शादी क्यों नहीं करता है? हर बाप को चाहिए कि हाँ हमारे से थोड़ा सा अमीर है घर में बेटी जाए। तभी ना जला देता है सब, तभी जला देता है सब। बराबरी में शादी क्यों नहीं करते? बराबरी में शादी कीजिएगा, 1 रुपया दहेज नहीं लगेगा। अब हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी एक छोटी मुसीबत नहीं है किसी भी आदमी के लिए। कितने ही ऐसे लॉज बनाए गए थे जिनसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, लेकिन औरतें उनका इस्तेमाल करती हैं अपने पति, उसके रिलेटिव्स के ऊपर फेक और झूठे केसेस लगाने में। सबसे पहले आता है सेक्शन 490A। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी औरत डाउरी हरासमेंट का केस कर सकती है अपने पति या फिर उसके रिलेटिव्स के ऊपर। भारत के अंदर डाउरी हरासमेंट बहुत होती है, तो देखा जाए तो ये लॉ सही भी है। लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई औरत अगर अपने हस्बैंड या इन लॉज के ऊपर सिर्फ एलिगेशन ही लगा दे डाउरी हरासमेंट के लिए, तो पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी प्रूफ और इन्वेस्टिगेशन के। अब ये पॉइंट काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारी औरतें इस चीज का गलत इस्तेमाल करती है और डाइवोर्स के टाइम पे अपने हस्बैंड और रिलेटिव्स के ऊपर फेक केसेस लगाती हैं। आपको अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे केसेस दिख जाएंगे जिसके अंदर एक आदमी ऐसे फेक केसेस का शिकार होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 125 CRPC। ये सेक्शन तो साफ साफ मेंस के खिलाफ है और औरतें इसका पूरा मिसयूज करती हैं। अगर डाइवोर्स होता है तो आदमी को अपनी पत्नी को एलिमनी देनी होती है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये है कि मैक्सिमम केसेस के अंदर आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन को इग्नोर किया जाता है। चाहे वो कैपेबल हो या ना हो, उसके ऊपर होम लोन चल रहा हो या कोई और लोन चल रहा हो, उसको एलिमनी देनी ही पड़ेगी। और सिनेरियो चाहे ये हो कि आदमी डाइवोर्स ले ही नहीं रहा हो, औरत चाहती है डाइवोर्स, लेकिन फिर भी उसको एलिमनी देनी पड़ेगी और अपनी इस बात के लिए उसके पास कोई लीगल ऑप्शन भी नहीं होता। अब ये लो बायस नहीं है, बल्कि बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा सब हो भी रहा है। डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब होता है। लेकिन जिन औरतों के साथ सच में ये सब होता है वो तो सामने ही नहीं आती, और कुछ स्मार्ट वुमेन्स इस चीज का मिसयूज करती हैं अपने फायदे के लिए, और जिनके लिए लॉज बनाए गए थे वो ऐसे ही रह जाती हैं। जब भी कोई औरत डाइवोर्स का केस करने जाती है तो पुलिस वाला खुद उसको सामने से बोलता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगा ही दो, डाउरी हरासमेंट का केस भी लगा दो, आपका ही केस इससे स्ट्रॉन्ग होगा। ये सब ऐसे फेक केसेस को इनकरेज करते हैं ताकि इनकी जेबें भर सकें। ऐसे बहुत सारे इश्यूज और भी हैं, जैसे कि डाइवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी, सेक्शन 69, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। हर डाइवोर्स के केस में डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो ऐसे ही ऐड कर दिया जाता है, जिसके अंदर 80% केसेस तक फेक होते हैं। वहीं अगर किसी मेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो इसके लिए हमारे लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब किसी आदमी के साथ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि अतुल सुभाष का केस आपने देखा था, तो सभी आदमी सोशल मीडिया पर लड़कियों को बुरा बोलने लग जाते हैं। वहीं जब किसी औरत के साथ ऐसे केसेस होते हैं तो सभी औरतें लड़कों को बुरा बोलने लग जाती हैं। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका सोल्यूशन यही है कि साथ मिलकर काम करो और एक अच्छे इंसान को पहचानो, और शादी करते टाइम जाति, पैसा और लुक्स के बजाय प्यार, ट्रस्ट और कंपैटिबिलिटी को देखो और फिर शादी करो। पर्सनल लेवल पर तो हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन इस खराब सिस्टम और ऐसे लॉज के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा।